So, good morning, friends. Hopefully, you are doing well and preparing well for your examination. हम लोग अभी ये कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट चैप्टर हमने जस्ट अभी 7 चैप्टर कंप्लीट किया है. नाउ वी आर गोइंग टू सेल थ्रू चैप्टर नंबर 4 ऑफ NCERT क्लास 6. टॉपिक क्या है? देखिए, हम लोग अभी एम्पायर के बारे में पढ़े थे. नाउ दे आर डिसेंट्रलाइजिंग द आइडिया एंड दैट इज़ विलेज टाउन्स एंड ट्रेड. कि किस तरीके से जो विलेज इकोनॉमी है, विलेज सोसाइटी है, वो वर्क कर रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज़ देयर विथ विलेज टाउन एंड ट्रेड. तो प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप देखते हैं उनके दुकान पे ये क्या सोच रहे हैं. व्हाट इज़ हिज इमेजिनेशन? प्रभाकर sat watching the smith at local shop. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out, ready for sale. A bright fire was burning, and two men were hitting and beating the metal rods into shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was happening. ये क्या कहना चाह रहा है? His observation is how the rural economy is in its process. अब देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में उस समय का बताता है. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील्स आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स. दिस यूज ऑफ आयरन बिगेन इन सबकॉन्टिनेंट around 3000 years ago. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. ये क्या कहना चाह रहा है? It is indicating that somewhere you have found all these materials even in the megaliths, burials. किस साइड? साउथ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में एंड इवन इन नॉर्थ ईस्ट में. नाउ हम इसको जब आगे बढ़ते हैं, बट मेजरली वेयर द मेगालिथ burials are found then in South India. Around 2500 years ago there was evidence of growing use of iron tools. ये कहाँ की बात चल रही है? ये बात चल रही है आपको राजगृह 2500 years ago. आपका जो रीजन है उड़ीसा, झारखंड, ये फुल ऑफ मेटल्स है जहाँ पर स्टील्स मिले और वहीं पर सबसे पहले आयरन प्लॉसेयर्स का इस्तेमाल किया गया. दिस इंक्लूड्स एक्सेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आयरन प्लॉसेयर. एज वी हैड सीन इन चैप्टर 5, द प्लॉसेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ये किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्पफुल हुआ, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, आप ये समझिएगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की इम्पॉर्टेंट फीचर्स ड्यूरिंग द हरेक मंथ्स. तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं. ये आपके मेंस के आइडिया ऑफ राइटिंग को इम्प्रूव करेगा. डैट मीन्स ये आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाज टचिंग द न्यू हाइट्स एंड एट द सेम टाइम द फूड वाज समवेयर बिकमिंग मोर इन इट्स प्रोडक्टिविटी इन कंपेरिजन टू द अदर प्रीवियस पीरियड. आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते ये हैं कि अदर स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. तो जो अदर स्टेप है रूरल एरियाज़ में जो इंक्रीज़ होता दिख रहा है वो है इरिगेशन, जो कि हमने पिछली बार देखा था कि किस तरीके से मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया किताब इंडिका, डैट मीन्स मौर्यन पीरियड में बिहार में बहुत ज़्यादा वी हैव नोटिस्ड कि उनके बुक से ये मिलता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा इरिगेशन पे काम किया गया है. डैट मीन्स द इरिगेशन सिस्टम वर मेकिंग सो मच रोबस्ट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. हम लोग आगे बढ़ते हैं. द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज. एकदम बात सही है कि क्योंकि अगर ऑर्डिनरी पीपल फ्लरिश नहीं रहेंगे, विलेजेस फ्लरिश नहीं रहेगा, हाउ कैन सच ए ग्रेट एम्पायर और किंगडम कुड एग्जिस्ट? वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. आप बात समझ रहे होंगे. बिकॉज the integration of human ordinary people is very much important to support the governance of the state. While new tools and system of transplantation increased production, irrigation was also used. आप ये बात जानते होंगे कि इंडिया के एग्रीकल्चरल सिस्टम में मानसून वाज नॉट अ परमानेंट
फॉर श्योर कि आप इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते थे कि मानसून इस समय आ ही जाएगा, तो इरिगेशन की भी फैसिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी था। एंड देयर वर एरियाज वेयर लेस रेनफॉल वाज देयर, तो उस एरिया में भी एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल हैज़ टू एग्जिस्ट, पीपल हैज़ टू फीड देयर स्टमक, फॉर दैट पर्पस इरिगेशन फैसिलिटी वाज देयर। अब देखते हैं कि इरिगेशन की किस टाइप की फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुआ है। तो व्हाट यू कैन से, यू आर सीइंग दैट हाउ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी is also being enhanced, some kind of technological development is taking place. Irrigation works out that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. Important क्या है, ये चीज़ important ये है कि जहाँ पर irrigation की facilities नहीं था, people and the government, that means government means kingdom, king tried their effort to increase the irrigation facility so that the रूरल एरिया could become prosperous. आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन इफ you look the chart, you will find that some of the stages construction of irrigation works are mentioned. ठीक है, अब ये देखते हैं। fill in the rest by using the rest of the phrases. Labor is provided by the people. Farmers were also benefited because crops production was more certain. Farmers have to increase the production to pay taxes. Kings provide money and plan to irrigation. Kings need money for armies and places, forts. They demanded taxes from the farmers. तो ये चीज़ों को आपको फिलअप करना है, ये हम लोग बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी कंटेंट को समझते हैं। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं। हु लिव्ड इन द विलेजेस, विलेजेस में कौन रह रहा था और आज कौन लोग रहते हैं, यू शुड हैव एन आइडिया। अज्यूम कीजिए और अपने दिमाग में सोचते रहिए। देखते हैं आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ये टेक्स्ट के साथ मैच करता है कि नहीं। यू जस्ट एग्जामिन योर सेल्फ। सो लेट्स कम हियर। देयर वर एट लीस्ट 3 different kinds of people living in the most of the villages in southern and northern parts of the subcontinent. 3 kinds, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने काइंड के? इंपॉर्टेंट 3 काइंड के। आपको मेंस में हेल्प करेगा लिखने में, तो आप इसको याद रखिएगा। इन तमिल रीजन्स लार्ज लैंड ओनर्स वर कॉल्ड वेल्लार्स तमिल। ऑर्डिनरी प्लॉमेन वर कॉल्ड उज्जवार्स ऑर्डिनरी प्लॉमेन। एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कदाईसियार आदि माई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्या? तो 3 पार्ट में अगर आप देखते हैं तो इसका पहला है लार्ज लैंड ओनर्स, दूसरा है ऑर्डिनरी प्लॉमेन, तीसरा है जिनके पास कुछ नहीं है लैंडलेस लेबरर्स। तो ये विलेजेस में 3 काइंड ऑफ पीपल को नोटिफाई करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री द विलेजेस ऑफ द हेडमैन वर नोन एज ग्राम भोजका। क्या? ग्राम भोजका। हु वर दिस ग्राम भोजकास? द हेडमैन। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि मॉडर्न रूरल एरियाज देयर इज मुखिया, प्रधान। इन द सेम वे ग्राम भोजका यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजिशन ऑफ फॉर जनरेशंस। दैट मीन्स ये क्या है? हायरार्किकल है। बट आज क्या होता है? हायरार्किकल नहीं होता है। देयर इज इलेक्शन सिस्टम, वन हैज़ टू कम थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। In other words, the post was hereditary. देखिए आगे आ गया hereditary. The Gram Bhojka was often largest landowners. अब इसमें एक similarities है क्या? कि वो generally largest landowner होते थे उस village के। Generally he had also slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the villages. What this is indicating? Jamindari pratha. Kind of jamindari pratha and the practice something related to the same like is going on here also. He also functioned as judge and sometimes as policeman. That means many power is given to the village headman. Gram Bhojka is having a lot many. That means revenue generation, revenue collection, judge, policeman, many things. And he was in direct contact with the king. So this is important. Just have this to write your mains and prelims IQ. Apart from the Gram Bhojka, there were other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were smaller landowners. अब ये गृहपति कौन है? स्मॉल लॉर्ड,
landowners. And then there were men and women such as Dasa Karmakara, who did not own land and had to earn a living working in the fields owned by others. तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पहले डिस्क्राइब किया है, इन द सेम फॉर्मेट लेटर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि देयर वर आल्सो सम स्मॉल लैंड ओनर्स हु वर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, उनको क्या कह रहे थे, गृहपतिस, और कुछ ऐसे भी थे मेन एंड वुमेन जिनके पास कुछ नहीं था, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स लैंड, जिस तरीके से आज भी आपको देखने को मिल जाएगा इफ यू विल गो इन द रूरल एरियाज ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया. कमिंग टू द नेक्स्ट, who did not own land and had to earn working on the fields of the other. So हमने अभी चर्चा किया, in the most of the villages there were also some craftspersons such as blacksmith, potters, carpenters and weavers. What this is indicating, other than these agriculturists, the small professionals are also staying in the form of carpenters, blacksmith, potters and weavers, ताकि जो सोसाइटी है उसका हर एक एक्टिविटी चलता रहे. आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें आता है द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस. तमिल कंपोजिशन में क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं. सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो. ये कब लिखा जा रहा है, 2300 ईयर्स अगो. हम लोग ऊपर नॉर्थ इंडिया में कब चर्चा कर रहे हैं, 2500 ईयर्स अगो. 200 का डिफरेंसेस है, बट द कंटेक्स्ट इज समवेयर सिमिलर. The texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies. Sangam का मतलब क्या होता है, मिलना. ठीक ये सेम चीज़ कह रहा है, composed and compiled in assemblies of poets and held in the cities of Madurai. Madurai कहाँ है, मदुरै आपको ये तमिलनाडु में पड़ जाता है. तो in the Tamil towns mentioned above were found in the Sangam literature. तो यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं कि किस टाइप से तमिल कंपोजिशंस को संगम लिटरेचर कहा जाता है, और विच हैज़ बीन डन इन द सिटी ऑफ मदुरै. मदुरै का है तमिलनाडु में. हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ से बहुत ही कम ही दूरी पे केरला सिचुएटेड है. क्वाइंस में हम लोग आगे देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड डैट सेवरल थाउजेंड्स क्वाइंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स. हम लोग देखे हैं कि कुषाण पीरियड से ही we are finding the coins of silver and all. The earliest coins which were in use for about 500 years were punch marked coins such as shown in the figure. तो ये देखिए फिगर, एक ऐसा पंच मार्क्ड कॉइन है. आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है. तो लेट्स सी व्हाट they had mentioned and described. Punched coins were generally rectangular and sometimes a square or round shape, either cut out of the metal sheets or made out of flattened metals, globules, small spherical body. The coins were not inscribed but were stamped with symbols using dies and punches. Hence they were called punch marked coins. आप समझ गए होंगे कि पंच मार्क क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस पर थंब जैसा मारा जाता था उस मेटल पे, चाहे सिल्वर का हो चाहे गोल्ड का हो, जिसके वो पंच किया हुआ रहता था, इसीलिए इसको बोलते थे पंच कॉइन्स. These coins were found in over most parts of the subcontinent and remained in circulation till the early century. ये आपको पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिल रहा था. द एविडेंसेस ऑफ दिस. अदर थिंग हम लोग देखते हैं, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या था उस समय. इन तमिल संगम लिटरेचर क्या कहता है, एज दे कैरी अ वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज फॉर द फ्लैट साल्ट ऑफ अनदर. दैट मीन्स क्या कम्बिनेशन दिखाना चाह रहा है, वन साइड पैडी इज बीइंग एक्सचेंज एट द कॉस्ट ऑफ सॉल्ट, क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स ऑफ द कार्ट्स थ्रू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट, taking whole families who hid the left behind, and the departure of the salt merchant left the city empty. तो ये कुछ एक्सचेंज की बातें चल रही है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. देखते हैं ये यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, टू व्हाट आर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ, हाउ आर दे ट्रैवलिंग. तो आपको ये समझना है, बिकॉज दिस शुड बी योर ओन आइडिया, ताकि आपकी अपनी IQ डेवलप हो सके. अदरवाइज सारी चीज़ें बताने से फिर आप उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे IQ. तो मैं आपके लिए फंडामेंटल चीज़ों को बता दे रहा हूँ, आप अपना रैशनैलिटी मीन्स राइटिंग के अनुसार आप डेवलप कीजिएगा. आगे देखते हैं. सिटीज़ विथ
मेनी फंक्शंस, सिटीज़ का फंक्शंस जो है वो डाइवर्स है एंड मल्टीपल है। वो कैसे, तो लेट्स सी। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। वो क्या क्या रीजन्स थे, लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ मथुरा। मथुरा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। मथुरा हैज़ बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर्स अगो। डैट मीन्स ये कहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, मॉडर्न पीरियड्स। it was important because it was located on the crossroads of two major routes to travel and trade, from the northwest to the east and from north to south. There were fortifications around the city and several shrines. Farmers and herders from adjoining provided food for the people in the city. Mathura was also the center where extremely fine sculpture, किसका, बुद्धा का, कौन सा, महायान। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था। ये बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है एंशिएंट वाले एरिया में, तो आप देख लीजिएगा। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अराउंड 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kusanas, about whom you would read. Mathura was also the religious center of Buddhist monasteries, देखिए आ गया, even Jain shrines, and was important center for the Lord Krishna worships. तो यहाँ पर क्या हो गया, हिंदू, उसके बाद जैन और बुद्धिस्ट तीनों के मोनास्ट्रीज एंड वर्शिप प्लेसेस मिलते हैं। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन द सर्फेस सच एज स्टोन स्लैब्स स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। क्या क्या, स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचूज हैज बीन फाउंड इन मथुरा। जनरली देयर वर शॉर्ट inscriptions recording the gifts made by the men and sometimes women to the monasteries and shrines. These were made by kings and queens. These were made by the kings and queens, officers, merchants and craft persons who lived in the cities. ये किन के द्वारा, किन के मदद से मिल रहा है, बन रहा है, तो craft persons, merchants, officers, kings and queens. This means those who are having the power, those who are having the power of capital, position and at the same time profession. प्रोफेशन कौन सा, क्राफ्ट पर्सन, दे आर मेकिंग द थिंग्स पॉसिबल। तो आपको इस तरीके से समझना है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल एंड हु आर एबल, हु आर इन द पोजीशन टू मेक ऑल सच थिंग्स। फॉर इंस्टेंस, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेबर, बास्केट मेकर्स, गार्लेंड्स। तो ये क्या कह रहा है, जिस तरीके से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ए लॉट मेनी एक्टिविटीज इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द सिटीज ऑल्सो एंड इट इज हैविंग इट्स ओन इम्पॉर्टेंस इन दिस दैट फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ये क्या कहता है, वी हैव ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ फॉर क्राफ्ट्स। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास क्राफ्ट्स के। दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोएट्री known as northern black polished ware. It gets its name from the fact that it is generally found in northern parts of the subcontinent. कहाँ पाया जा रहा है, northern parts of the subcontinent। कैसे हैं, black painted, black placed ware, polished ware। आगे बढ़ते हैं, remember that the archaeological evidences from many crafts may not have survived. We know from text that the manufacture of clothes was important. क्या है, manufacture of clothes important है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि नॉर्थ में आपको कॉटन बहुत ज़्यादा पर मिल रहा था। तो आगे बढ़ते हैं, देयर वर ऑल्सो वेरी फेमस सेंटर्स ऑफ इन नॉर्थ लाइक वाराणसी, मदुरै इन साउथ। हम लोगों ने रिसेंटली अभी देखा था मदुरै के बारे में कि संगम लिटरेचर का कहीं ना कहीं जो राइटिंग है वो वहाँ पर हो रहा है। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर्स। ये क्या दिखाई शो कर रहा है कि द डिवीज़न ऑफ labor among men and women are not drastically and watertight compartment, but at the same time they are contributing to run the society and the family. Northern black polished ware क्या है, अब देख लेते हैं। NBPW is a hard will made metallic looking ware with shiny black surface. The potter used to expose the earthenware to a very high temperature in his kiln. ये क्या कहना चाह रहा है, आपने भट्ठा अगर देखा होगा तो इन द सेम स्ट्रक्चर ही इज सेइंग दैट कि उस समय ब्लैक से पेंट किए जाते थे, जिससे भट्ठा है, काइंड को भट्ठा है। अ फाइन ब्लैक स्लिप वाज आल्सो अप्लाइड ऑन दिस विच गिव द पोएट्री मिरर लाइक साइन। उसको मिरर लाइक साइन के रूप में भी उसको पोएट जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उसको सजाते थे। तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। हम लोग इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या चर्चा किया गया है। दिस रूल्स
आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र मेंशन इन चैप्टर 7। किसमें चर्चा की? अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पिनिंग एंड वीविंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो ये अर्थशास्त्र में है। तो और ये क्या इंडिकेट करता है? ये ऑल्सो इंडिकेट ये भी करता है कि कहीं ना कहीं मौर्यन पीरियड में इसको ग्रेटर इंपॉर्टेंस दिया गया है, एज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन एंड द डिमांड ऑफ द पीपल। विडोज, यंग वुमेन who are differently abled, nuns, mothers, courtesans, retired women servants, kings, have women who have retired from the services of the temple may be used for the processing of wools, barks, cottons, hemp and flax। क्यों? क्योंकि ये एक easy task था which can be performed by sitting and staying at one place, जिसकी वजह से women and the people who are having old age, देखिए कितना बड़ा चीज़ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डैट ये एडमिनिस्ट्रेटर को सीखना है। IAS ऑफिसर लोग जो पढ़ रहे हो, ये आपको समझना है यहाँ पर कि किस तरीके से एल्डरली एंड दोज हु हैव, जिसको बोलते हैं ना कि अपने लाइफ से सोसाइटी के वो चार्म्स को, कलर को खो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के वर्क से जोड़ करके रखना। दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये आपको सीखना है कैसे देश को महान बनाया जाता है। They should be paid according to the quality and quantity of the work. Women who were not permitted to leave their homes can send maid servants and bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। देखिए कितना बड़ी चीज़ है। This should, इससे हमें सीखना चाहिए कि how much tolerant society was at that time और हम लोग कैसे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। Women who can visit the workshops should go at dawn to give their work and receive their wages। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क स्टाइल है। सोचिए कितना अच्छा था वर्क एंड वेज कम्बिनेशन, किस तरीके का सोसाइटी हुआ अगर जस्ट इमेजिन द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वर्क विथ वेज सिस्टम वाज देयर एंड दिस इज द ग्रेटनेस। सो डियर एस्पिरेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव, काइंडली learn all these things and try to implement just the way the scientific temperament, जैसे साइंस ने एविडेंटफुली ये शो किया है कि किस तरीके से मास यूसेज ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। आप भी इन चीज़ों को, सोशल साइंसेस को महान बनाइए ताकि ये सोशल साइंसेस की इम्पोर्टेंस बढ़ सके। क्योंकि द वे हम लोग ये देखते हैं कि सोशल साइंसेस की इम्पोर्टेंस इन कंपेरिजन टू द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इज़ डाउन, बट इसका बैलेंस करने का दायित्व तो हमारे ऊपर है। तो जब आप इस रैशनैलिटी को समझ पाएंगे तभी ला सकते हैं। सो डू योर हार्ड वर्क सो डैट यू कैन ब्रिंग एंड मेक अ बेटर वर्ल्ड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैनी क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन कॉल्ड श्रेन्स। दिस श्रेन्स ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये श्रेणीज आपने अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे। ये साउथ इंडिया में भी मर्चेंट्स के हुआ करते थे, ठीक ऑल्सो डिफरेंट प्रोफेशंस के, जैसे हम लोग करते हैं ना आजकल कि अलग अलग प्रोफेशन की अपनी एक समूह है। इन द सेम फॉर्मेट दे वर ऑल्सो हैविंग दिस दैट समूह एंड दैट वाज नोन एज श्रेणीज। These श्रेणीज of merchants organized the trade। श्रेणीज also served as banks which rich men and women deposited money. This was invested and a part of interest was returned to or used to support the religious instruction of such as monasteries। ये क्यों मोनास्ट्रीज के बारे में इतना चर्चा किया जा रहा है? बिकॉज एट दैट टाइम एंड एट दैट सोसाइटी जो मोनास्ट्रीज था, जो ये चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल रोल निभाता था। सेंट्रल रोल किस चीज़ में निभाता था? इन द होल प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल एक्टिविटीज़। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ क्लोजर लुक ऑफ अरिकोमेडू। अरिकोमेडू कहाँ पर है? पौंडीचेरी में। उसके बारे में क्या कहता है? जस्ट सी between 2200 and 1900 years ago, Arikomedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि how the coastal areas were being used as trade। A massive bricks structure which had the warehouses, which have been a warehouses was found in the site। तो warehouses किस लिए रखा जाता था? स्टोर करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं।
Other finds in other finds include pottery from the Mediterranean regions. ये क्या indicate कर रहा है? We are having trade with different regions, such as amphorae, a double-handled jars of wines, and stamped red glaze pottery known as Aretine ware, which was named after the city of Italy. देखिए क्या great thing है. उस समय भी how much advanced the society was. This was made by the pressing wet clay and stamped mold. There was yet another kind of pottery which was made locally through Roman design. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे यहाँ पर स्किल था पोएट्री का, that was also having the integration of global touch. And what was that global touch? तो यूरोपियन ग्रीक्स, दैट मीन जहाँ जहाँ से हमारे ट्रेड थे तो उनके आइडियाज़ को हमारे यहाँ पर भी इंटीग्रेट किया गया था इन पोएट्री. एंड दिस इज़ व्हाट सो कॉल्ड कुड बी सीन एक्सचेंज ऑफ कल्चर थ्रू ट्रेड. तो आप इस चीज़ को समझिएगा, इन इमेंस इट विल हेल्प यू. तो आप इस चीज़ को ऐसे देखिएगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पोएट्री विच वॉज मेड लोकली. द रोमन डिजाइन वर यूज्ड. Roman lamps, glassware, gems were also found at the site. तो हमारा ये इंटीग्रेशन दिखा रहा है कि what kind of integration we are having through trade. Trade has connected us to exchange our skills and coexist. आगे बढ़ते हैं. Small tanks have been found that were probably dyeing vats used to dye clothes. There is plenty of evidences of making beads from semi-precious stones and glasses. तो हम लोग सेमी प्रेशियस स्टोन और ग्लासेस भी उस समय इस्तेमाल कर रहे थे बीड्स वगैरह को बनाने में. आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम लोगों को ये चीज़ मिलता है. एंशिएंट ग्रीक सेलर्स एक स्टोरी है. एन अकाउंट ऑफ अ ग्रीक सेलर, द स्टोरी ऑफ बैरिगाजा, द ग्रीक नेम फॉर भरुच. ओके, जस्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. द गल्फ ऑफ अ वेरी नैरो बैरिगाजा आर वेरी हार्ड टू नेविगेट for those coming from the sea. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the kings. The imports from Berigazza were wine. क्या क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है जनरली कि किस किस टाइप के मटेरियल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रखा गया था, क्या क्या इंपोर्ट करते थे. तो इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स. एक्सपोर्ट्स from the town includes the plants from Himalayas, ivory, agate, clarion, cotton, silk, perfumes. देखिए हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं. Himalayas is having economical value from since that time also. Floras and faunas is having its importance. Ivory, carnelian, एक बार देख लीजिएगा आप ये लोग carnelian क्या होता है. Cotton, silk and perfumes. Special gifts were brought by the merchants for the kings. किस लिए? Please करने के लिए. These included the vessels of the silvers, singing boys, beautiful women, fine wines and clothes. तो this was the thing how the society is being managed. आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ट्रेड एंड ट्रेडर्स में देखते हैं क्या है. You have read about the northern black polished ware already. We have just seen the fine poetry, especially bowls and plates, were found in the several archaeological sites throughout the subcontinent. Definitely traders may have carried them from places to places where they were made and sell them at other places. Definitely जहाँ पर भी जाइएगा तो आपको इस एटलीस्ट नीड की चीज़ें तो ले जाना पड़ता है. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस एंड स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स. साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है? स्पाइसेस के लिए, गोल्ड के लिए, पेपर के लिए. कहाँ पर हो रहा है? केरला को देखिए, केरला में पेपर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है. प्रेशियस स्टोन पूरा साउथ इंडिया में क्या है? पठार है, स्टोन्स आर अवेलेबल. कर्नाटका गोल्ड है. स्पाइसेस के लिए केरला, कर्नाटका फेमस है. जो एरिया है पहाड़ी बीच का जो बनाता है. द पेपर वॉज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर सो मच दैट दे वर नोन एज ब्लैक गोल्ड. वाओ, ब्लैक गोल्ड कहा जाता था पेपर को रोमन एम्पायर में. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. द प्रीलिम्स
के लिए ये पूछा जा सकता है कि रोमन वर कंसिडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एज black gold, then that was paper, and we were having very much in very much quantity of paper, so we were easily trading all such things. Traders carried many of the goods to Rome in ships across the sea and by lands in caravan. There must have been quite a lot of trade, as many gold coins, as many Roman gold coins have been found in South India. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि साउथ इंडिया अपने यहाँ से स्पाइसेस, प्रेशियस मेटल्स वगैरह ले जाता था, बट एट द सेम टाइम रोम से गोल्ड लेकर के आया करता था. सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ ट्रेड. आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि अ पोएम अबाउट ट्रेड. तो संगम लिटरेचर देखिए इसको किस तरीके से देखती है. We can find evidences of trade in the Sangam poems. Here one is described of goods brought into Puhar. देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था पिछली बार, अगर आपको याद होगा. व्हाट इज़ पुहार? तो एक पोर्ट सिटी था तमिलनाडु में. आगे बढ़ते हैं. Swift and prancing horses by sea in ships, bells of black paper and carts, gems of gold born in the Himalayas. Gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls in the southern seas, the corals in the eastern oceans, the eels of the Ganga and the crops from the Kaveri. Foodstuffs from Sri Lanka, poetry from Myanmar and other rare rich imports. ये उस समय की चर्चा किया जा रहा है. Try to understand this. जेम्स कहाँ से आ रहा है? हिमालयन रीजन से. ये आप कावेरी का रीजन को आप क्या समझ रहे हैं? दैट इज़ वेरी मच फर्टाइल. इसीलिए आप देखेंगे कि चोला वर रेगुलरली अटैकिंग ऑल दिस एरियाज. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है. ये आपको मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों में फैक्टफुली एंड कंसेप्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस थिंग्स ऑन इन माइंड. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ट्रेडर्स explored several sea routes. Some of these allowed the coasts. There were other across Arabian and Bengal Bay of Bengal, where sailors took the advantage of monsoon winds to cross seas more quickly. So, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa to Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon. What is this? This is indicating that somewhere the environmental causes were also helping climatology was also helping them to sail. And when they were reading these seasons, तभी आप सुनते होंगे कि मानसून का नाम उधर से ही आता है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करता था बिकॉज दे हैव रेड द सीजन्स. हम लोग आगे बढ़ते हैं. दैट मीन्स दे वर वेरी मच इन्वायरमेंटली अवेयर. इसको हम कहेंगे कि वो लोग इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अवेयर थे. एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज समवेयर हेल्पिंग द इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्थर्न किंगडम along the coasts. The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline with hills, plateaus and river valleys. Amongst the river valleys, that of Kaveri most fertile. देखिए जो हम लोग कह रहे थे, Kaveri was the most fertile. Chiefs and kings were also controlled the river valleys, and the coast become rich and powerful. Sangam poems mention Movendar. This is the Tamil word meaning 3 chiefs used to head the rulings of 3 families. Chola, Chera, Pandyas. Yes, Chola, Chera, Pandyas. See in the map, we will see, just go through the map. Each of the 3 chiefs had 2 centers of power, one inland, other one at coast. तो ये इनके गवर्नेंस स्टाइल को भी दर्शाता है जो हमें समझना चाहिए. Of the 6 cities, 2 were more very important. पुहार और कावेरीपट्टनम. द पोर्ट ऑफ द चोलास, एक किसके थे? चोला के पोर्ट थे. एंड मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बिकॉज मुझे ऐसा अनुमानित होता है कि ये 6th क्लास का ये चैप्टर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से पिछली बार यूपीएससी में लगभग 3 क्वेश्चंस पूछा था इस चैप्टर से सिर्फ. तो
तो आप इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को समझिए। आगे बढ़ते हैं। द chiefs did not collected regular taxes. Instead, they demanded to receive the gifts from the people. They also went to the military expeditions and collected tributes from the neighbor areas. That means idea of warfare was there. They kept some of the wealth and distributed the rest of amongst their supporters, including members of their families, soldiers, and poets. Many poets whose compositions were found in Sangam collection composed poems in praise of the chiefs, all who often rewarded them with precious goods. When they will praise, then definitely the writer will get some kind of reward in the form of precious stones, gold, horses, elephant, chariots and fine clothes. ये जो कि आज भी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Around 2000 years later, a dynasty known as सातवाहना become very much powerful in western India. सातवाहना कहाँ पर रूल कर रहे हैं? वेस्टर्न इंडिया में, in the areas of Gujarat. The most important ruler of Satavahana was Gautamiputra Sri Satkarni. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother Gautami Balasri. ये इनके माता जी का नाम है। He and other Satavahana rulers were known as lords of Dakshinapatha, literally means route leading to the south, which was also used in the name of the entire southern region. He sent his army to the eastern and western southern coasts. तो ये सारी डिटेल्स इसके बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे 2-4 बार सुनिएगा, तब जा कर के आपको जहन में रहेगा, एंड यू विल बी इन द पोजीशन ऑफ आंसरिंग ऑल दोज आंसर्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिल्क रूट के बारे में एंड कुसाना के बारे में। Some of the kings tried to control the large portion of the routes. This was because they could benefit from the taxes, tributes and gifts were brought by the traders traveling along the routes. In return, they often protected from traders who passed through their kingdoms from attack and robbers. ये क्या कहा जा रहा है? A kind of levy system is there. कि you are paying for your security. The best known of the rulers who controlled the Silk Route were Kusanas. देखिए बहुत important फैक्ट है ये। सिल्क रूट को कौन कंट्रोल कर रहा है? कुसानास, who ruled over the Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. Their major centers of power were Peshawar, कहाँ है? पाकिस्तान में। मथुरा कहाँ है? अपना नॉर्थ इंडिया में, यूपी में। तक्षशिला was also included in this kingdom. तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में, इसी किंगडम में। ड्यूरिंग दियर रूल द ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स ऑफ माउथ ऑफ द इंडस। ये अपना देख रहे हैं ना, पाकिस्तान वाला ग्वादर पोर्ट, तो यहाँ तक ये एक्सपेंड कर जा रहा है सिल्क रूट एंड रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं अकाउंट है, जिसको आपको बार बार पढ़ करके समझना है ताकि आप बेहतर उत्तर लिख सकें। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए पड़ जाता है कि दिस वर सम ऑफ द स्ट्रेंथफुल फेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और जिसको ये चाहता है यूपीएससी की बीइंग ए सिटीजन यू शुड नो अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, गुड पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा और आप इससे बेहतर इस्तेमाल करेंगे इस लर्निंग को। और मेरी अगेन ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ट्राई टू यूज़ दिस नॉलेज एज विजडम rather than knowledge and fact just. Thank you for having patiently listening to the videos